हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र के प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। इनमें आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अध्याय है हमारा परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण लिखिए। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हैं, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। उत्पादन संभावना वक्र की कोई 3 मान्यताएं लिखिए। वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत से क्या आशय है। अवसर लागत का मूल्यांकन कैसे संभव है। तो यहाँ तक हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए। आगे देखते हैं, सीमांत अवसर लागत को समझाइए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से क्या आशय है। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं और संसाधन न केवल दुर्लभ होते हैं अपितु वैकल्पिक उपयोग वाले भी होते हैं, समझाइए। तो यहाँ तक हमारे 12 क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे चलते हैं। आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं, अर्थव्यवस्था में वितरण की केंद्रीय समस्या का विवेचन कीजिए। सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित अवसर लागत का आशय एवं महत्व बताइए। मिश्रित नियंत्रित अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर समझाइए। यहाँ तक हमारे 16 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे चलते हैं, आर्थिक क्रियाओं तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर समझाइए। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख अंगों को समझाइए। केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था तथा बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था में अंतर समझाइए। अवसर लागत की अवधारणा उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ तक हमारा अध्याय 1 खत्म हो गया है। अध्याय 2 की तरफ चलते हैं। अध्याय 2 है हमारा उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है। उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं। मांग की बिंदु लोच क्या है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के 2 व्यावहारिक महत्व बताइए। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। धनात्मक और ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। बजट रेखा क्या है, दाईं और कब खिसकती है। उदासीनता मानचित्र क्या है। पूर्णता बेलोचदार मांग किसे कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे चलते हैं, मांग वक्र के नीचे जाने का क्या कारण होता है। जलवायु तथा मौसम का मांग पर क्या प्रभाव होता है। तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन ज्ञात करने की 2 शर्तें क्या हैं। उपयोगिता और मनोवैज्ञानिक तत्व क्यों कहलाती है। तो यहाँ तक हमारे 12 हो गए हैं क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, सीमांत उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता में परस्पर संबंध बताइए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए, इसकी मान्यताएं क्या हैं। बजट लाइन का अर्थ समझाइए। काल्पनिक अनुसूची तथा रेखाचित्र की सहायता ले सकते हैं। पानी की मांग बेलोचदार क्यों होती है, समझाइए। आगे चलते हैं, किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच पर निम्नलिखित का क्या प्रभाव पड़ता है। स्थानापन्न वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत। उसके बाद मांग तथा मांगी गई मात्रा में भेद समझाइए। मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि में अंतर समझाइए। मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय पद्धति को समझाइए। तो यहाँ तक हमारा अध्याय 2 एंड होता है। अध्याय 3 की तरफ चलते हैं। अध्याय 3 है हमारा उत्पादन तथा लागत। तो उत्पादन तथा लागत का पहला क्वेश्चन है हमारा, साधन के प्रतिफल से क्या तात्पर्य है। मोड़ घुमाव के बिंदु से क्या आशय है। परिवर्तनशील अनुपातों की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। स्थित लागत व परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के। आगे चलते हैं, दीर्घकाल में उत्पादन लागतों को समझाइए। अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। यदि कुल स्थिर लागत 0 है तो औसत परिवर्तनशील लागत कितनी होगी और क्यों, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। स्थिर लागत कुछ लंबे समय तक बनी रह सकती है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं लिखिए। क्या दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधन स्थिर हो सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों, स्पष्ट कीजिए। उत्पादन कार्य के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। क्रमागत उत्पत्ति
ह्वास नियम की मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, उत्पादन कार्य का अर्थ समझाइए, स्थिर साधन का क्या आशय है, पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, ह्वासमान सिद्धांत उत्पाद का नियम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं, पैमाने की आंतरिक बचतें क्या है, उत्पादन में यह किस प्रकार प्राप्त होती हैं, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा उत्पादन फलन के सूत्र लिखिए, स्पष्ट लागतों तथा अस्पष्ट लागतों में अंतर लिखिए, उत्पादन के बढ़ने पर परिवर्तनशील लागत की प्रकृति बताइए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 3 खत्म होता है, अध्याय 4 की तरफ चलते हैं। अध्याय 4 है हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन है, पूर्ति का नियम समझाइए, पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है, पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशय है। आगे चलते हैं, बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशय है, एक फर्म अधिकतम लाभ कब प्राप्त करती है, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 3 तत्वों का वर्णन कीजिए, पूर्ति वक्र पर चलन और पूर्ति वक्र में अंतर बताइए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति से क्या समझते हैं आप, उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी आने पर वस्तु की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के औसत आगम एवं सीमांत आगम वक्रों की आकृति का वर्णन कीजिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं कि पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर स्पष्ट कीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन तथा कैसे निर्धारित करता है, अधिमांग तथा अधिपूर्ति में अंतर समझाइए, एक वस्तु की बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों की वृद्धि का उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फर्मों को उद्योग से बाहर जाने की स्वतंत्रता हो तो दीर्घकाल में हानि पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल तथा दीर्घकाल में उद्योग के साम्य को स्पष्ट कीजिए, दर्शाइए कि कीमत में वृद्धि सदैव उसकी मांग में वृद्धि का परिणाम नहीं होती है, चित्रों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 4 एंड होता है, अध्याय 5 की तरफ चलते हैं। अध्याय 5 है हमारा बाजार संतुलन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, असामान्य लाभ की स्थिति एकाधिकार बाजार के संदर्भ में समझाइए, चित्र भी बनाइए, पूर्ण प्रतियोगी और एकाधिकार बाजार में अंतर लिखिए, एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारित होती है क्यों, अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कम होती है क्यों, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर लिखिए, कीमत सीमा में मांग आधिक्य की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, कीमत तल का आशय स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक उद्योग में वस्तु की कीमत निर्धारण की प्रक्रिया का चित्र बनाइए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म में मूल्य प्राप्तकर्ता होती है, स्पष्ट कीजिए, बाजार के आवश्यक अंग या विशेषताएं समझाइए, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, सामान्य मूल्य की किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है, संतुलन कीमत से अधिक, संतुलन कीमत से कम और कीमत सीमा के 4 परिणाम बताइए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, प्रशासकीय कीमत किसे कहते हैं और संतुलन मात्रा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 5 भी एंड हो जाता है, अध्याय 6 की तरफ चलते हैं। अध्याय 6 है हमारा प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एकाधिकार की उत्पत्ति के कारण स्पष्ट कीजिए, अल्पाधिकार में मांग वक्र का पता लगाना क्यों कठिन होता है, एक अल्पाधिकार बाजार की विशेषता स्पष्ट कीजिए तथा अल्पाधिकार बाजार एकाधिकरण बाजार से किस प्रकार अलग होता है, एकाधिकरणात्मक प्रतियोगिता और एकाधिकार में फर्म की वक्र की तुलना कीजिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं कि बाजार मांग वक्र तथा औसत संप्राप्ति वक्र क्या है। उसके बाद गैर पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन को समझाइए, एकाधिकार की प्रवेश में बाधाएं विशेषताओं का महत्व बताइए, अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कम क्यों होती है लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन विक्रय लागत किस बाजार में आवश्यक है और क्यों, उन विशेषताओं को बताइए जो एकाधिकृत प्रतियोगिता को पूर्ण प्रतियोगिता से अलग करती है, गला घोंट प्रतियोगिता किस प्रकार
बाजार की मुख्य विशेषता है और असमान लाभ से क्या अभिप्राय है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप नोट डाउन करते चलिए। विभेदीकृत उत्पाद से क्या अभिप्राय है। कब फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है। एकाधिकार फर्म का मांग वक्र बनाइए। उन विशेषताओं को लिखिए जो एकाधिकृत प्रतियोगिता को पूर्ण प्रतियोगिता से अलग करती हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, न्यूनतम कीमत सीलिंग क्या है समझाइए। सामान्य मूल्य का अर्थ तथा लक्षण समझाइए। इसका निर्धारण किस प्रकार होता है। कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व समझाइए। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 6 भी खत्म हो जाता है। अध्याय 7 की तरफ चलते हैं। अध्याय 7 है हमारा परिचय समष्टि अर्थशास्त्र। इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला है हमारा व्यष्टि और समष्टि में 3 अंतर लिखिए। समष्टि आर्थिक चरों के उदाहरण दीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र के 3 महत्व लिखिए। उसके बाद आगे चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलो आप। समष्टि अर्थशास्त्र के 3 दोष लिखिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की समष्टि विश्लेषण पर निर्भरता समझाइए। समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता समझाइए। व्यष्टि अर्थशास्त्री और समष्टि अर्थशास्त्र में कौन सा बेहतर है स्पष्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में जिन बड़े समूहों को शामिल करेंगे उनमें से किन्हीं 3 का नाम लिखिए आप। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित 3 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखिए। कारण बताते हुए निम्नलिखित को स्टॉक तथा प्रवाह में वर्गीकृत कीजिए। पूंजी, बचत, सकल देशीय उत्पाद और संपत्ति। स्टॉक चर एवं प्रवाह चर के मध्य अंतर कीजिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र की आत्मनिर्भरता को बताएं। मौद्रिक प्रभाव वास्तविक प्रभाव से विपरीत क्यों है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है। चक्रीय प्रभाव में अंतःक्षेपण या भरण क्या है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, चक्रीय प्रभाव मॉडल के संदर्भ में आय इज इक्वल टू उपभोग कब होते हैं। वित्तीय प्रणाली के बिना 2 क्षेत्रीय वक्रीय प्रभाव मॉडल बनाइए। आय के प्रभाव को चक्रीय प्रभाव क्यों कहते हैं। मौद्रिक प्रभाव और वास्तविक प्रभाव में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 7 भी एंड हो जाता है। अध्याय 8 की तरफ चलते हैं। अध्याय 8 है हमारा राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय लेखांकन एवं सांख्यिकी में अंतर लिखिए। राष्ट्रीय पूंजी एवं राष्ट्रीय संपत्ति में कोई 3 अंतर लिखिए। राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी उपभोग वस्तु है और कौन सी पूंजीगत वस्तु है और क्यों। टैक्सी के रूप में प्रयोग में आ रही कार, होटल में रेफ्रिजरेटर, घर में एयर कंडीशनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं। यह साधन भुगतान से किस प्रकार भिन्न है। सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। राष्ट्रीय आय के 3 महत्व लिखिए। राष्ट्रीय आय के मापन में दोहरी गणना की समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, स्वनियोजितों की मिश्रित आय को स्पष्ट कीजिए। आय विधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोई 3 लिखिए। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का क्या अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, मूल्य वर्धित रीति से राष्ट्रीय आय की गणना का क्या आशय है। व्यय रीति से राष्ट्रीय आय की गणना से आप क्या समझते हैं। नाम मात्र की सकल घरेलू उत्पाद तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है समझाइए। भारत के सामान्य निवासी होने का क्या आशय है, पूर्णता समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, उत्पादन विधि द्वारा आय गणना में केवल अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्यों जोड़ा जाता है। जीएनपी के आकलन में किन कार्यों को अपवर्जित माना जाता है, इसके कारण भी बताइए। जीडीपी का वितरण किस प्रकार कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है। अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 8 भी एंड हो जाता है। अध्याय 9 की तरफ चलते हैं। अध्याय 9 है हमारा मुद्रा और बैंकिंग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मुद्रा के 3 कार्य लिखिए। तरलता पसंदगी क्या है, समझाइए कि मुद्रा मूल्य का मापक एवं क्रय शक्ति के हस्तांतरण का आधार है। प्ररक्षित निधि अनुपात मुद्रा की पूर्ति को कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, व्यापारिक बैंक के 3 अभिकर्ता संबंधी कार्य बताइए। प्रारंभिक जमा तथा व्युत्पन्न जमा में अंतर समझाइए। केंद्रीय बैंक द्वारा समाशोधन गृह का कार्य समझाइए। केंद्रीय बैंक का बैंकों का बैंक कार्य समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, समझाइए कि रेपो दर किस प्रकार ऋण सृजन में के नियंत्रण में सहायक हो सकती है। रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर को समझाइए। केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, उच्च शक्ति मुद्रा की अवधारणा को समझाइए। मुद्रा एक
अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, स्पष्ट कीजिए। प्रमाणिक एवं प्रतीक मुद्रा में क्या अंतर है? मुद्रा पूर्ति के 4 प्रमुख घटक समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कठिनाइयाँ बताइए। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, व्याख्या करें। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार से क्या अभिप्राय है? निजी क्षेत्र के बैंक हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के क्या क्या नए दिशा निर्देश हैं, बताइए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 9 भी एंड हो जाता है। अध्याय 10 की तरफ चलते हैं। अध्याय 10 है हमारा आय और रोजगार के निर्धारण। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार संतुलन एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर कीजिए। समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की 3 विशेषताएं बताइए। कीन्स की आय व रोजगार सिद्धांत के कोई 3 दोष लिखिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग फलन की 3 मान्यताएं लिखिए। बचत फलन की व्याख्या कीजिए। पूंजी की सीमांत क्षमता को स्पष्ट कीजिए। बचत प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व बताइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, आधिक्य मांग एवं प्रभावी मांग में अंतर लिखिए। अभावी मांग के कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पर हमारा अध्याय 10 भी एंड हो जाता है। अध्याय 11 की तरफ चलते हैं। अध्याय 11 है हमारा सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों को कारण सहित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में वर्गीकृत कीजिए। उपहार कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर, निगम कर। राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा में अंतर बताइए। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। बजट के 3 उद्देश्य लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, बजट का महत्व बताइए। घाटे के बजट पर टिप्पणी लिखिए। गैर कर राजस्व की मदें बताइए। बजट के कोई 3 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, विकासीय एवं गैर विकासीय व्यय में अंतर लिखिए। मतदान आयोग मदें कौन सी होती हैं, स्पष्ट कीजिए। भारत में एक वित्तीय वर्ष का क्या अर्थ है? राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाती है? उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, भारत सरकार के बजट में निहित निम्नांकित अवधारणा स्पष्ट कीजिए। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। प्रगतिशील कर क्या है, इसके गुण दोषों की व्याख्या करें। बजट की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ऋणों का पुनर्भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों कहा जाता है? सरकारी बजट आय तथा धन की असमानता दूर करने में कैसे सहायक होता है? वित्तीय संसाधनों के पुनः आवंटन के सरकारी बजट के उद्देश्य को समझाइए। प्रत्यक्ष कर अच्छा होता है या प्रत्यक्ष कर, समझाइए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 11 भी एंड हो जाता है। अध्याय 12 की तरफ चलते हैं। अध्याय 12 है हमारा खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा अवमूल्यन द्वारा भुगतान संतुलन को कैसे ठीक किया जाता है? भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर लिखिए। भुगतान संतुलन के महत्व के 3 बिंदु लिखिए। भुगतान संतुलन के चालू खातों की मदों को बताइए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, पूंजी खाते की कोई 3 मदों को स्पष्ट कीजिए। विदेशी विनिमय की मांग को स्पष्ट कीजिए। विदेशी विनिमय की पूर्ति से आप क्या समझते हैं? स्थिर विनिमय दर के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, लोचशील विनिमय दर के विपक्ष में 3 तर्क दीजिए। व्यापार शेष में घाटा कब होता है? भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, क्यों? असंतुलित भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है या कितने प्रकार का होता है? उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन खाते में दृश्य तथा अदृश्य मदों से क्या अभिप्राय है? अदृश्य मदों के 2 महत्व उदाहरण दीजिए। भुगतान शेष खातों के स्वप्रेरित एवं समायोजक सौदों में भेद दीजिए। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों को बताइए। घरेलू करेंसी के मूल ह्रास का क्या आशय है? उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, स्वतंत्र मदों तथा सुविधाजनक मदों में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोचशील विदेशी विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, इसके गुण लिखिए। प्रबंधित तैरती विदेशी विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। विदेशी विनिमय की दर में उतार चढ़ाव के कारणों को समझाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।